नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के क्या कारण है। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। राज्य सरकार ने आईएफएस कैडर रिव्यू का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया है। प्रस्ताव कैडर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 3 पद बढ़ाने और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एपीसीसीएफ के 9 पद घटाने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव मंजूर होने से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक के पद कम हो जाएंगे। केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में डीएफओ के पद 90 किए जाने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल डीएफओ के 65 पद हैं। सीसीएफ के पद में भी कटौती की गई है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी बताएंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, ये पदों की संख्या कम की जा रही है, क्या इसकी वजह आपको नजर आती है? जी, जो आला अफसरों का वन विभाग के आईएफएस होते हैं जी, और इनका हर 5 साल में कैडर रिव्यू होता है जी। ये हर 5 साल में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय दिल्ली को भेजते हैं बना के प्रस्ताव और वहाँ से वो मंजूरी होकर आ जाता है। तो कुछ पदों को कम किया गया है और कुछ पदों को बढ़ाया गया है। तो जो ऊपर के और बड़े पद हैं उनको कम करते हुए डीएफओ के जो आईएफएस की शुरुआत होती है जहां से जी। वो डीएफओ के पद बढ़ा दिए गए हैं और इस बार डीएफओ के पद 59 से बढ़ाकर 90 किए गए हैं। इनमें अच्छा खासा इजाफा किया गया है जी। जबकि इसके पहले 2015 में कैडर रिव्यू हुआ था जी। और पीसीसीएफ और एपीसीसीएफ के 25 पद जो अभी नए प्रस्ताव में हैं, तो इसमें 25 पद थे और अब इसमें घटा के 18 पद रह जाएंगे जी। इसी तरह सीएफ के जो हैं वो 10 पद कम किए गए हैं। इसमें एक विचारणीय बात यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके कैडर का तो हर 5 साल में रिव्यू हो जाता है जी। लेकिन जो मैदानी अमला है जी, मैदानी अमले का जो है 2008 के बाद से वन विभाग में कोई कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। यही कारण है कि जो मैदानी अमला ऐसा नहीं कह सकते कि जो आला अफसर है वो काम नहीं करते, काम वो भी करते हैं, लेकिन मैदानी अमले पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जैसे ये जो अवैध कटाई की है, इसके अलावा शिकार को रोकना है, ये सारी चीजें हैं। तो स्टाफ जैसे जैसे निचला मैदानी फील्ड स्टाफ कम होता जाएगा तो वैसे भी फील्ड में ये सारी चीजों पे अंकुश लगाने में दिक्कतें आएंगी, अवैध कटाई बढ़ेगी, शिकार बढ़ेंगे। तो वो बहुत सारे पद खाली हैं। 2008 के बाद से ना तो निचले उसमेमें पद भरे गए और ना ही प्रमोशन रुके हुए हैं, तो वो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं जी। तो रेंजर के जो हैं 1194 पद हैं, 836 पद ही भरे हुए हैं। फिलहाल 350 के लगभग पद खाली हैं, ऐसे नीचे तक और भी बहुत सारे पद खाली हैं जी। तो इनको भरने के लिए भी कई बार वन विभाग में उमेश जी कई बार मामले सामने आते हैं, जब अवैध कटाई का मामला हो या शिकार के मामले हो, इसमें बेबस सा वन विभाग का मामला नजर आता है। कई बार हथियारों की देने को लेकर भी मामले उठते हैं कि उनको हथियार दिए जाएं, और यदि पर्याप्त फोर्स हो, पर्याप्त उनके पास सूचना तंत्र हो, पर्याप्त उसको एक पुलिस जैसे ही उनकी भूमिका हो, तो बहुत कुछ उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े वन क्षेत्र को जो वन संरक्षक संभालते हैं या नीचे का जो मैदानी अमला संभालता है, उसको भी कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो फील्ड में रहते हैं, अमला रहता है, जो गार्ड होते हैं, वनपाल होते हैं, तो इन लोगों की वाकई बहुत इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है और जो फ्रंट पे है वो इनको ही लड़ना पड़ता है जी। गणेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। गणेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आवाज आ रही है आपकी, बताएं जी। उमेश निगम जी आपसे सवाल करेंगे। जी उमेश जी। गणेश पांडे जी, ये वन विभाग ने अभी आईएफएस अफसरों का कैडर रिव्यू किया है, तो इसमें कुछ पदों को बढ़ाया गया है, कुछ पदों को घटाया गया है। ये पूरा क्या है, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देंगे और इसमें क्या मतलब पद बढ़ाने के फायदे होंगे और क्या खामियां नजर आई उस कैडर रिवीजन में? एक्चुअली निगम जी क्या है कि आईएफएस कैडर में 3 बैच हैं, 85, 86, 87 जी जी। ये बैच जब जब प्रमोशन के द्वार पे पहुंचे उन्होंने अपना पद बढ़ाया है जी, अपना प्रभाव दिखा देते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं जी। ये आज से नहीं, पिछले 2 दशक से हो रहा है। जब
जब 86 के बैच जो है सीएफ थे तो उन्होंने उनको सीसीएफ बनना था तो सीसीएफ के पद बढ़ा दिए। जी जी। फिर जब वो पहुंचे सीसीएफ बन गए तो फील्ड में जो सीसीएफ के पद जहाँ सीएफ फील्ड में हुआ करते थे सर्किल में, वहाँ सीसीएफ बैठा दिए गए। अब ये जो है जो सीसीएफ से एपीसीसीएफ बने तो एपीसीसीएफ का पद बढ़ा दिया और फील्ड में भी जो है एपीसीसीएफ बैठने लगे सीसीएफ की जगह पे। ग्वालियर, भोपाल। पांडे जी, एक बात देखने में आई है कि ये जो आला अफसर होते हैं, खासकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, प्रमोशन पे रोक लगी है, बाकी के निचले अमलों का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन इन सारे अफसरों का कैडर रिव्यू भी हो रहा है, समय पे वो प्रमोट भी हो जाते हैं, आदेश समय से पहले निकल जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सच है कि आईएफएस अखिल भारतीय सेवा के अफसर अपने मनमाफिक हिसाब सेवा को जो है मोल करते हैं। उनको अगर प्रमोशन लेना है तो प्रमोशन भी मिल रहा है, उनको जो है केंद्रीय वेतनमान मिल रहा है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। लेकिन जो बेचारे फील्ड में काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वो प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं। मतलब कई रेंजर बेचारे। अब वन विभाग में भी आप देख रहे होंगे कि वन विभाग में भी जो निचला अमला है वो खासे खाली पड़े हैं पद, लेकिन वो नहीं भरे गए, ना ही प्रमोशन से और ना ही नई नियुक्तियां की गई हैं, तो वो भी फील्ड में खासी दिक्कत आती होगी। हाँ निगम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निगम जी कि डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड के पद खाली पड़े हुए हैं। फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजरों की जो नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, फाइनेंस ने उसमें अड़ंगे डाल रखे हैं। जी, और जो इनको प्रमोशन मिलना चाहिए था वो प्रमोशन भी बेचारे लंबे समय से प्रमोशन के रिटायर हो गए। करीब 65 लोग। डिप्टी रेंजर से रेंजर बनना था, वो रिटायर हो गए बगैर प्रमोशन का। अच्छा, डिप्टी रेंजरों को केवल एक ही प्रमोशन मिलता है, वो है रेंजर का, वो भी नहीं मिला। जो है रोक लगने, प्रमोशन में रोक लगने के कारण वो भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, एक चीज और होनी चाहिए कि मान लो प्रमोशन पे रोक लगी है, अभी हाल ही में 700 आरक्षकों, हवलदारों को एएसआई के पद पर प्रमोट किया पीएचक्यू ने, है ना। उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, लेकिन क्योंकि प्रमोशन पे रोक रखा है तो उन्हें पदनाम दे दिया गया। तो वो ऊपर के एक पद की उनको जिम्मेदारी मिल गई है, उसका निर्वहन कर सकेंगे वो। हाँ ठीक, ऐसे ही जो है फॉरेस्ट को भी उसी फार्मूले के तहत फॉरेस्ट अमले को भी करना चाहिए। ऊपर के पद पे दे दिया जाए तो वो जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, तो कम से कम वो पद तो पे मौजूद कोई ना कोई मौजूद रहेगा। हाँ बिल्कुल, और उनके काम करने का उत्साह बढ़ेगा। बेचारे हर जगह तो पिट रहे हैं, जो खनिज माफिया पीट रहा है, नेता के लोग पीट रहे हैं, माइनिंग माफिया पीट रहा है, फ्रंट पे तो सारा मैदानी हमले को ही सामना करना पड़ता है, चाहे वो अवैध कटाई का मामला हो या शिकार का मामला हो या उत्खनन का मामला हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात और उमेश जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं वो तो अपने हित साध लेते हैं, लेकिन मैदानी अमला जो है या नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको कोई परवाह नहीं होती। राजनीतिक जो है दबाव भी शायद काम नहीं करता। ऐसे में क्या लगता है आपको, वन विभाग को, जब एक वन क्षेत्र जो है हमारे कम होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लगातार हम लोग और सरकारें भी कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, पौधे लगाए जाएं और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते, लाखों करोड़ों रुपए के जो योजनाएं बनती हैं और वृक्षारोपण अभियान की तरह लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ना उनकी देखरेख की जाती, ना मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे में यदि मैदानी अमला बेहतर बनाया जा सके, उन्हें अधिकार मिलें और एक फोर्स की तरह वो काम कर सके, तो बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है और वन क्षेत्रों को बढ़ाने में ये बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। क्या कहेंगे? जी हाँ अविनाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी विभाग में जो है वो पिरामिड की तरह होता है, ये जो अमला होता है नीचे सबसे ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे ऊपर कम होते जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ये देखा जा रहा है कि ऊपर तो अधिकारी जितने स्वीकृत पद हैं उससे भी ज्यादा अपने करा लेते हैं जी, और आप उनका समय पे प्रमोशन हो जाता है। लेकिन जो निचला अमला होता है, मैदानी अमला होता है, जो सामने फ्रंट पे रह के लड़ाई को लड़ता है और विभाग के लिए खासा काम करता है, तो उसके लिए विभाग में उतना नहीं सोचा जाता। जबकि बहुत सारे पद हैं वो खाली पड़े हैं, तो जो मौजूद हैं वही बेचारे इन चीजों को करते रहते हैं, तो उनके सामने भी तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। अब वन क्षेत्रपाल के 4190 पद हैं, केवल 2800 पद भरे हुए हैं, जबकि लगभग 1400 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा उप वन क्षेत्रपाल के जो हैं
1250 पद हैं स्वीकृत वन विभाग में, जिसमें से 650 पद भरे हुए हैं और करीब 625 पद खाली हैं। जितने भरे हैं उतने ही खाली हैं। तो दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, डबल जिम्मेदारी आ जाती है जिनके रहते हैं। वन रक्षक जो है वो जो गार्ड जो सबसे पहली कड़ी होता है फॉरेस्ट में, वो 14,024 पद हैं फॉरेस्ट में स्वीकृत पूरे प्रदेश में, और इसमें से केवल 12,500 पद भरे हुए हैं और 1500 पद आज भी खाली हैं। यदि ये पद भर दिए जाए तो एक और जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं वन विभाग को एक अमला मिलेगा, काम करने वाले हाथ मिलेंगे और वन विभाग भी सुरक्षित हाथों में रहेगा, वन भी सुरक्षित हाथों में होंगे। बिल्कुल सही कहा, और इस दिशा में सोचना चाहिए आला अधिकारियों को, सरकारों को भी, ताकि हमारे वन क्षेत्र जो है सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, और जो है पर्यावरण जो है वो भी हमारा संतुलन में रहे, उसको भी कोई खतरा ना हो। उमेश जी, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर के साथ। ठीक है। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और अब बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों की। दिल्ली एमसीडी चुनाव परिणाम आने के बाद से भाजपा में खलबली मची हुई है। हालांकि भाजपा ने एमसीडी में 5 में से मात्र 1 सीट को ही गंवाया है, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव के इन परिणामों ने मध्य प्रदेश भाजपा संगठन को हिला दिया है। प्रदेश की सभी नगर निगमों में भाजपा के ही महापौर थे, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा सता रहा है। इसी विषय पर पूरी जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निकम। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव का जो रिजल्ट आया है, 5 में से सिर्फ 1 ही सीट गंवाई है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने जो है हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव अनकरीब हैं। निगम जी, ऐसे में क्या लगता है कि वो ये जो नतीजे हैं वो कितना असर डालेंगे? जी हाँ अविनाश जी, जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव आए हैं उसमें मात्र 1 सीट गंवाई है भाजपा ने, लेकिन विपक्ष कुछ इस तरह से प्रचार कर रहा है, तो उस सब चीज को देखते हुए मध्य प्रदेश भाजपा का जो संगठन है वो खासा चिंतित नजर आ रहा है। और इस चिंता की जो लकीरें हैं वो भाजपा के बड़े नेताओं के माथे पे भी देखी जा रही हैं। वो जो इस तरह की चर्चाएं कर रही हैं और जिस तरह की बैठकों का दौर वो कर रहे हैं जी। हालांकि गुजरात में भाजपा को बम्पर जीत मिली है नगरीय निकाय में, इसकी हाँ ये बात जरूर है कि पंजाब में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भाजपा को वो सफलता नहीं मिली है। तो ये सब जो चुनाव परिणाम आए हैं नगरीय निकाय के अन्य राज्यों के, तो ये सबको देखते हुए भी राज्य सरकार जो भाजपा का संगठन है वो खासी मशक्कत कर रहा है और खासा टेंशन में है कि इसको किस तरह से रणनीति बनाई जाए कि अपने पक्ष में आए। अभी तक भाजपा जो जितने भी नगर निगम है मध्य प्रदेश में, वहां पे भाजपा के ही महापौर थे। तो भाजपा के संगठन को ये भी एक डर सता रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है जी, वो भाजपा के ही लिए रहेगी, तो उससे कैसे निपटा जाए। तो इसमें वो क्या गुजरात पैटर्न को अपनाएंगे या फिर दिल्ली पैटर्न को अपनाएंगे। दिल्ली में भाजपा ने सारे टिकट एकदम से पूरे बदल दिए थे, सारे नए चेहरे लाए थे, जबकि गुजरात में इससे उलट उन्होंने भाजपा संगठन ने निर्णय लिया था कि किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार और गृह मंत्री अमित शाह के रिश्तेदार का भी नाम आया था, जो नाम कट गए थे। तो यही है चर्चा का विषय कि गुजरात पैटर्न होगा या फिर दिल्ली पैटर्न। उमेश जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपको हमारी आवाज आ रही? गोविंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं गोविंद जी? आवाज कम आ रही है मुझे। और आपकी आवाज हमें अच्छी आ रही है। उमेश निगम हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। उमेश जी पूछे। गोविंद जी, दिल्ली एमसीडी के जो नतीजे आए हैं नगरीय निकाय के, उसमें मात्र 1 सीट भाजपा ने गंवाई है और 1 ही सीट थी उनकी। लेकिन पंजाब, राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जरूर नगरीय निकाय में सफलता नहीं मिली। तो इन सब नतीजों को देख के और जो प्रदेश के नगर निगम है वहां पे भाजपा के ही महापौर थे, तो एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है और ये जो निर्णय आए हैं नतीजे, ये भी डर सता रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का सवाल नहीं, जहाँ काम किया है वहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी देखिए हमने सरकारों में। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की सरकारों में चला करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सब सरकारों में प्रो इनकम्बेंसी, चाहे केंद्र की सरकार रिटेन करी हो या मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 2 बार रिटेन किया हो। देखिए,
ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं विकास के आधार पर लड़े जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सभी नगरीय निकायों ने, पंचायतों ने विकास और भरपूर विकास और निरंतर विकास किया है। इसलिए जनता इनको फिर से इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इसमें डबल इंजन की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, स्थानीय निकाय की सरकार है, करप्शन मुक्त सरकार है, ऐसी सरकार जो जन कल्याण के लिए काम करती है, ऐसी सरकार लोग चाहते हैं। स्वरूप बदल गए शहरों के, गाँव के, उनकी पूरे लेआउट बदल गया है। ये काम करने वाले लोग। गोविंद जी, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी 1 साल पूरा होने आ रहा है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी 1 साल पूरा हो गया। तो अब ये जो नगरीय निकाय चुनाव है, ये दोनों के कामों का लिए होगा कि जो शिवराज सिंह चौहान के सरकार के काम है उसका भी इसमें नगरीय निकाय चुनाव में खासा असर दिखाई देगा, और बीडी शर्मा के भी 1 साल में जो संगठन के सारे काम किए हैं वो सारी चीजें, तो दोनों के लिए ये चुनौती होंगे नगरीय निकाय चुनाव। क्या कहना है आपका? हेलो गोविंद मालू जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव या कोई भी चुनाव हो, जी, भारतीय जनता पार्टी इसको चुनौती के रूप में लेती है। जी, जितना बहुमत अभी है उससे ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है। आपने देखा गुजरात में किस तरीके के परिणाम आए, और जहां तक 1 साल पूरा हुआ है, सरकार से लोग खुश हैं। इसीलिए हमें इस उपचुनाव में भरपूर प्रतिशत मिला। आप कांग्रेस के रेजिम को देखिए कि उनकी सरकार थी, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या हालत हुई उनकी। लेकिन इससे उलट पंजाब में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो चुनौती के रूप में देखते हैं। संगठनात्मक मजबूती बीडी शर्मा जी की टाइम हुई है। सत्ता में जो कमियां और कमजोरियां पिछली सत्ता की थी और जो विद्रुपताएं थी उनको उकेर कर और नए ढंग से उसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार ने जो रोड मैप बनाया उसको जमीन पर उतारा है। इसलिए हमें भरपूर प्रतिशत मिलेगा और जनता इस बात के लिए पलक पावड़े बिछाकर हमारा। आपको क्या लगता है मालू जी कि नगरीय निकाय चुनाव में जो टिकट वितरण का है वो दिल्ली पैटर्न पे होगा कि सारे चेहरे बदल दिए जाएं, जो एमसीडी में उन्होंने पिछले चुनाव में सारे चेहरे बदल दिए थे, ये तो या गुजरात पैटर्न होगा? हमारे एक सिस्टम बना हुआ है जी, और हम हमेशा नए लोगों को मौका भी देते हैं जी, और हम जो जीतने वाले उम्मीदवार को और नए लोगों को मौका हमेशा ही दिया जाता है। आज से नहीं, हम 1983 से लेकर आज तक के नगरीय निकाय के इतिहास उठाकर देख लीजिए कि किस ढंग से हमने नए लोगों को मौका दिया है और किस तरह से नया नेतृत्व हमने नया नेतृत्व तैयार किया है। इसलिए हम जो है वो आश्वस्त हैं हम अब सभी नगरीय निकायों में जीत के लिए, क्योंकि हम नेतृत्व की पंक्ति भी तैयार करते हैं, नए लोगों को मौका भी देते हैं और जो अच्छा काम जिन्होंने किया है उनको वापस मौका। क्योंकि एकदम से मालूम जी यदि टिकट बदल दिए जाते हैं तो भीतर घात की भी बहुत संभावना रहती है, तो पार्टी को ये भी एक डर सताता है कि पार्टी में भीतर घात का कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। अनुशासित पार्टी है और हमें मालूम है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं को वो ठीक है अपना दावा करते हैं, लेकिन उसके बाद सब लोग काम में लग जाते हैं और उनको दूसरे काम की जिम्मेदारी भी। क्योंकि अभी जो जिला प्रभारी बनाए हैं उसमें भी कई ऐसे हैं जो उनकी पत्नियां दावेदार थी। अब भोपाल से कृष्णमोहन सोनी को ही जिला प्रभारी बना दिया गया है, वो अपनी पत्नी के लिए दावेदारी कर रहे थे। नहीं ठीक है ना, जिला प्रभारी बनने से उसकी दावेदारी थोड़ी समाप्त हो जाती है। कहीं के भी प्रभारी अगर बना देंगे और अगर यदि वो उसके लिए योग्य है तो उसको बिल्कुल मौका मिलता है और पार्टी मौका देती है। प्रभारी बनना का एक तो ये कंसेप्ट क्या है, कांग्रेस के रेजिम से हमने समझ रखा प्रभारी बना दिया तो सब उसी को करना है। हमारे यहाँ प्रभारी का काम ये है चुनाव को प्रबंधन को देखे, व्यवस्थित यहाँ बूथ तक की इकाई कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, उसमें कहाँ कमी कमजोरी उसको दूर करे, चुनाव के प्रबंधन को और बाकी सब व्यवस्थाओं को देखने का काम प्रभारी का होता है, टिकट बांटने का नहीं होता है। जी जी मालू जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो गुजरात पैटर्न हो गया, दिल्ली पैटर्न हो गया तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव बहुत ही करीब हैं और सारे ही दल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें हासिल करें और क्षेत्रीय मुद्दों पर ही ज़्यादातर ये चुनाव होते हैं उमेश जी। तो देखना होगा कि कौन कितना जो है दमखम दिखाता है और कौन किसकी जीत सिर पे है जो जीत का सेहरा बनता है। जी हाँ बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि ये क्षेत्रीय होते हैं चुनाव और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। लेकिन फिर भी इस बार किसान आंदोलन से लेके और भी तमाम बातें हैं, महंगाई है,
ये सारा डर भाजपा को जरूर थोड़ा सता रहा है जी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जी। यहाँ एक और गुजरात में बम्पर जीत मिली है, वहीं पंजाब में आप देखिएगा, राजस्थान में देखिए और छत्तीसगढ़। गुजरात में लेकिन बम्पर जीत तो मिल गई उमेश जी, लेकिन डेंट मारा आम आदमी पार्टी ने, थोड़ा सा डेंट मार के एंट्री भी मारी है। ये भी एक चिंता का विषय है जी हाँ, बिल्कुल आने वाले समय के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहा आपने कि आम आदमी पार्टी की जो गुजरात में एंट्री हो गई है जी। वो वाकई भाजपा के लिए एक चिंता का विषय हो गया है। वहाँ विपक्ष में जरूर बैठेंगे वो सूरत में और भी दूसरे निकायों में, लेकिन वहाँ उनकी एंट्री हो गई है, ये भाजपा के लिए और दूसरे दलों के लिए वाकई एक दिक्कत की बात है। तो जो गुजरात की बम्पर जीत से जहां एक और वो खुश है भाजपा, तो वहीं पंजाब और यहाँ देखेंगे आप किसान आंदोलन का खासा असर दिखाई दिया है जी। कि भाजपा को नगरीय निकाय में वो सफलता नहीं मिली और एमसीडी के चुनाव में जरूर एक सीट गई है। तो ये सारी चीजें जो है इन सबको लेके बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं नगरीय निकाय चुनाव में। और जैसा हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ा जाता है, तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, भाजपा किस तरह से रणनीति बनाती है, कांग्रेस किस तरह से रणनीति बनाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मुख्यतः ये दो ही दल हैं जो किला लड़ाएंगे, बाकी निर्दलीय और अन्य दलों को भी जो है नज़रअंदाज हालांकि नहीं किया जा सकता, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। देखना होगा कब ये चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद किस तरह से किस रणनीति के तहत ये दोनों ही दल मैदान में उठते हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 1।